So once again, very good afternoon to all. Good afternoon, sir. जी गुड आफ्टरनून. आज अपन एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं. यूनिट का जो टाइटल है आप लोगों के लिए वो है सोशल प्रॉब्लम्स इन राजस्थान. उसके अंदर जो है पाँच छः छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के बारे में बात की हुई है, जैसे अर्ली मैरिज है, डोवरी है, सोशल डेवियंस है, क्राइम एंड करप्शन है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है और स्लम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में. एक्चुअली जब अपन इस यूनिट की बात करते हैं तो इस यूनिट के अंदर मेन ध्यान देने वाली बात यह है कि एज ए कॉन्सेप्ट आपको ये काफ़ी इजी लग सकता है, सुनने और समझने में काफ़ी इजी लग सकता है, क्योंकि ये अपने डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस की जाने वाली प्रॉब्लम्स की बात है, या फिर ये हमारी सोसाइटी से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं जिस सोसाइटी में हम रहते हैं. तो इसलिए इन समस्याओं के बारे में, इन प्रॉब्लम्स के बारे में हमारा जो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो उस सेंस में इन प्रॉब्लम्स को समझना कतई मुश्किल नहीं है. लेकिन व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर कि आप लोग जो एक ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं, या आप लोग जो ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, बीइंग एन एग्जामिनर वो हमेशा आपसे ये एक्सपेक्ट करता है आपके आंसर में कि आपका जो आंसर लिखने का तरीका है उसके अंदर कुछ क्वालिटी हो, या उससे उस आपके आंसर में ये झलकना चाहिए, ये चीज़ जो है क्लियरली एक्सप्रेस होनी चाहिए कि एक हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ स्टूडेंट है वो अपने आंसर को लिख रहा है. क्योंकि अगर आप चाइल्ड मैरिज की या और भी किसी भी तरह की कोई सोशल प्रॉब्लम की बात करेंगे तो उसके बारे में पता सबको होता है, लेकिन अपने आंसर को एक्सप्रेस करने का तरीका वो थोड़ा सा क्वालिटी वाला होना चाहिए. बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, उसके रीज़न क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसको लेकर के कुछ डेटा वगैरह हो, या वही जो भाषा, जिस भाषा में हम अपना उत्तर लिखते हैं, ये यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है. ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि व्हाट यू आर राइटिंग इज़ राइट और रॉन्ग. यहाँ पे राइट और रॉन्ग की कसौटी में नहीं देखा जाएगा. यहाँ पे कसौटी ये होगी, इसमें आप लोगों का जो चीज़ चेक की जाएगी, जिसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, वो ये होगा कि क्वालिटी क्या है आपकी. तो क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. कई बार आप स्टूडेंट्स की ये शिकायत होती है कि भाई हमने तो सही लिखा. तो सही लिखने के साथ साथ उस क्वालिटी का भी लिखना होता है जैसा कि एक हायर एजुकेशन की स्टडी करने वाले स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है. तो बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब इससे संबंधित अगर आप आंसर लिखते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा डायलेमेटिक इश्यू होता है कई बार कि जो चीज़ जितनी सरल होती है, इनवेरिएबली ये देखने में आता है कि मार्किंग उसमें उतनी टफ होती है. तो उसका कारण जनरली यही होता है कि हम लोग कई बार कुछ चीज़ों को समझ तो लेते हैं अपने हिसाब से, लेकिन उसका लिखने का तरीका भी इतना जनरलाइज तरीके से लिखते हैं अपन, तो वो फिर क्या है कि टीचर को पसंद नहीं आता है. या अगर अभी जैसे मान लीजिए मैं अगर 8th क्लास के बच्चे को ये कहूँ कि चाइल्ड मैरिज के ऊपर ऐसे लिखो, तो शायद वो भी लिख देगा. और आप लोग ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं, तो आप चाइल्ड मैरिज के बारे में क्या बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लेवल को बताएगा. चाइल्ड मैरिज के ऊपर इवन पीएचडी भी होती है. तो सही तो पीएचडी करने वाला भी सही लिख रहा है, और 8th क्लास का बच्चा जो ऐसे लिख रहा है वो भी सही लिख रहा है. तो इसलिए सही और गलत वाली बात नहीं है. लेवल, व्हाट काइंड ऑफ लेवल यू आर प्रेजेंटिंग इन योर आंसर, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो मैं यही चीज़ आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि इसमें आप जो है लेवल का विशेष रूप से ध्यान रखें. तो अपन सबसे पहले अर्ली मैरिज की बात कर रहे हैं. अर्ली मैरिज या चाइल्ड मैरिज, हम सब जानते हैं कि मैरिज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है. ह्यूमन बींग्स ने जब से वो इस दुनिया में आए हैं और लाइफ को जब से उन्होंने सही ढंग से मैनेज करने की कोशिश की है, जीवन को व्यवस्थित करना जब से प्रारंभ किया है, तब से ही मैरिज इंस्टीट्यूशन जो है वो देखा जाता रहा है. लेकिन मैरिज के लिए जो एक सर्टन एज होनी चाहिए, मैरिज करने वाले या मैरिज इंस्टीट्यूशन में इन्वॉल्व होने वाला जो एक कपल है, वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली डेवलप होकर के जब मैरिज इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनता है,
तो ऑब्वियसली जो है मैरिज अपने गोल्स को फुलफिल करने में ज़्यादा सही साबित होती है। अदरवाइज क्या होता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत बड़े प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। और दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज, खास तौर से जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, है ना, या डेवलपिंग सॉर्ट ऑफ कंट्रीज है जिनमें इंडिया भी एक है, उनमें ये स्थिति देखने को मिली है कि उसमें जो मैरिज इंस्टीट्यूशन हैं उसको लेकर के कई तरह की प्रॉब्लम्स देखने में आती है, जिसमें एक चाइल्ड मैरिज भी एक इश्यू। और पर्टिकुलरली अगर अपन राजस्थान के कंटेक्स्ट में बात करें तो राजस्थान में तो खैर अपन देखते ही हैं, जहाँ पे गांव ज़्यादा होंगे, जहाँ पे लड़कियों की एजुकेशन कम होगी, वहाँ पे इस तरह के इश्यूज जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट फॉर्म में दिखाई देंगे। जहाँ पर जो है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे जॉइंट फैमिली का सिस्टम है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अर्ली मैरिज और चाइल्ड मैरिज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रमोट करने वाले फैक्टर अपने को नज़र आते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, राजस्थान में भी काफ़ी देखी जा सकती हैं, चाहे वो एक विलेज कल्चर हो, जॉइंट फैमिली का सिस्टम हो, लो एजुकेशन हो, और स्पेशली इन विमेन। तो ये सारे पैरामीटर्स जो है वो चाइल्ड मैरिज के पक्ष में दिखाई देते हैं, या चाइल्ड मैरिज के जो कारण बनते हैं वो सब के सब यहाँ पाए जाते हैं। एक पीडीएफ भी है, अपन उसको सामने रखते हुए बात करते हुए चलेंगे। हालांकि बुक में भी आपको मिल जाएगा ये, है ना, चाइल्ड मैरिज या अर्ली मैरिज। In India, marriage is considered as one of the most important social institutions through which society perpetuates as its a mean of establishing family relations. जैसा कि मैंने कहा, सबसे इम्पोर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन रहता है, लेकिन social institution is expressed by many forms and rituals and ceremonies in India. Around 45% of the girls are wedded below 18 years of age. Niger is placed on top in the world of child marriages under 18 years of age 74.5। नाइजीरिया जो कंट्री है वहाँ के लोगों की बात हो रहा है, नाइजर। इसी तरह से जो है फॉलोड बाय चाड, माली, बांग्लादेश, गिनी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो इंडिया के साथ साथ दुनिया के ऐसी कंट्रीज जो कहीं ना कहीं अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग फेज की कंट्रीज हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। अब जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, या जर्मनी है, फ्रांस है, वहाँ ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सारी कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं डेवलप्ड हैं। तो कंट्री का जो ओवरऑल सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं इसको जो है प्रभावित करता है। मेजॉरिटी गर्ल्स who are married before 18 years of age are from poor families. Most of the girls used to face problems like domestic violence, pregnancy problems, and death cases. And girls who are younger than 15 years are more prone to die in childbirth than a woman who is her in 20 years of age. The age group under 18 year has a high fertility. Child brides often show signs and symptoms of sexual abuse and post-traumatic stress, such as feeling of hopelessness, helplessness, and severe depression. अब ये जो स्थिति है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली प्रिपेयर होने के बाद में, या एक सर्टेन एज को अटेन करने के बाद में अगर मैरिज का पार्ट अगर एक कपल बनता है, तो वो जो विवाह है, वो जो शादी है, वो एक बहुत ही प्रोडक्टिव मैरिज के रूप में सामने आ सकती है। उसके बिना फिर क्या है, कई सारी प्रॉब्लम्स सामने आती है। एक यहाँ पे हिंट ये भी दिया है इन्होंने, द एज ग्रुप अंडर 18 हैज ए हाई फर्टिलिटी। 15-16 की एज से ही जो है, या उससे पहले से ही जो है एक फर्टाइल टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि इस एज ग्रुप में ही जब मैरिज के अंदर एक एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है गर्ल्स का शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं
कहीं फिर जो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम इंडिया के अंदर आती है उसका भी एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि एक लेडी का, एक विमेन का जो मोस्ट फर्टाइल पीरियड है, ऑलमोस्ट वो पूरा के पूरा उसकी मैरिड लाइफ के अंदर कंज्यूम होता है, और उस टाइम पीरियड के अंदर फिर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है वो चाइल्ड को बर्थ देते हैं, और वो फिर आगे चल करके जो है पॉपुलेशन का भी एक इश्यू बनता है। बाकी दुनिया की कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे विमेंस जो हैं 20 ईयर्स या इवन 25 ईयर्स की एज के अंदर जो है विवाह करती हैं, शादी करती हैं। तो ये 15 टू 25 का जो पीरियड है वो अब जो है वो संतानोत्पत्ति के हिसाब से, चाइल्ड बर्थ के हिसाब से फिर वो यूज़ नहीं हो पाता है, तो इसलिए फिर कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का कंट्रोल भी इससे रहता है। अब इंट्रोडक्शन की बात कर रहा है ये इस चाइल्ड मैरिज की। Child marriage is considered as one of the burning and hot issues of Indian society. It refers to a social phenomena practiced in some societies in India where a young girl below the age of 15 is married to an adult man. And another form of practice of child marriage is that in which the partners of the would-be bride and groom arrange the future marriage. यानी ये भी इश्यू इंडिया में देखने को मिलता है कई बार कि चाइल्ड मैरिज के अंदर जो लड़की है वो तो बेचारी वास्तव में चाइल्ड है, लेकिन जिस आदमी से उसकी शादी हो रही है वो जो है वो एडल्ट होता है, वो जो है एज वाइज जो है मैच्योर होता है। तो ये सिचुएशन भी कई बार जो है कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आगे आएगा इसके बारे में। In this kind of marriage, both the girl and boy do not meet each other until they reach the marriageable age. Child marriage constitutes a gross violation of human rights, leaving physical, psychological, and emotional scars for life. Usually, sexual activity starts soon after marriage, and pregnancy and childbirth at early age can lead to maternal as well as infant mortality. Moreover, girls and women who marry at younger age are more likely to experience domestic violence within their matrimonial home. तो कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, न केवल खुद उस लेडी के लिए बल्कि वो जिस बच्चे को पैदा करती है एक इमेच्योर एज के अंदर, वो उसकी उस इन्फेंट की मॉर्टेलिटी का भी एक बहुत बड़ा कारण इंडिया के अंदर रहा है। और उसके अलावा जो है डोमेस्टिक वायलेंस भी मैट्रिमोनियल होम में वो जो है एक्सपीरियंस करती है, क्योंकि वो बहुत इमेच्योर होती है, एजुकेशन उसकी हो नहीं पाती है, अपने राइट्स के लिए वो अवेयर नहीं होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं उसके एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन का भी कारण बनती है। There are many factors which are considered to be the reason for the prevalence of child marriages. Some of them are gender inequality, social norms, perceived low status of girls, poverty, lack of education, safety concern about girl children, and control over sexuality. तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें कुछ सोशल भी हैं, कुछ जो है वो साइकोलॉजिकल भी हैं, बहुत सारे ऐसे कारण, कुछ इकोनॉमिकल कारण भी हैं। Several states of India have introduced incentives to delay marriage. For example, the state of Haryana introduced the program named as Apni Beti Apna Dhan in the year 1994, which states, "My daughter, my wealth." It is a conditional cash transfer program which is dedicated to delay young marriages by providing a government pay bond in her name and the amount of rupees 25,000 in her account, only on the condition that is she not married on her 18th birthday. 18 साल के ऊपर शादी करने पर एक इंसेंटिव है, क्योंकि हरियाणा में भी शुरुआत में काफ़ी जो है चाइल्ड मैरिजेज हुआ करती थी। तो जो चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनके लिए 25,000 रुपये उनके अकाउंट में दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, अब आज की तारीख में लॉ इंडिया का क्या है, मैरिजेबल एक्ट जो है वो उसमें एज जो है 21 फॉर मेल के लिए और 18 जो है वो फीमेल के लिए है। हालांकि जो शारदा एक्ट आया था उसमें शुरुआत में तो 18 और 15 ही थी, फिर बाद में इसको बढ़ा करके 21 और 18 किया है। अभी जो है वो एक बहस का मुद्दा है आज की तारीख में भी, अभी भी ये चल रहा है कि इस एज को और बढ़ाया जाए। अब इस एज को जो है 21 और 25 कर दिया जाए, कोई कहते हैं 20 और 23 कर दिया जाए। हालांकि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा भी कुछ हो जाए।
है ना। तो ये भी पॉसिबल है। चाइना में तो अभी भी है, बट 20 और 23 है। Origin of child marriage in India. It is believed the origin of child marriages is from the time of Muslim invasion that began from 1000 year ago. हालांकि हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो भारत के अंदर जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे, खास तौर से जो तुर्क, ईरानियन, मुस्लिम, है ना, उनके टाइम पीरियड के अंदर जो है चाइल्ड मैरिजेस काफ़ी ज़्यादा होती थी, क्योंकि उस टाइम में गर्ल्स की सिक्योरिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था। लड़कियों को उठा ले जाता था, उनकी किडनैपिंग होती थी, रेप हो जाया करते थे। तो ऐसे में जो पेरेंट है वो हमेशा ये सोचते थे कि जल्दी से जल्दी लड़की की शादी करके भेज दी जाए उसको उसके ससुराल, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाएं। तो इस तरह का जो एक सोशल सिक्योरिटी का और एक जो कंसर्न का इश्यू होता था, उसकी वजह से भी जो है वो जल्दी शादी करने का सिस्टम देखा जाता रहा है। हालांकि जो हमारे, ये तो चलो एक बात हुई कि जो सुल्तान वगैरह दिल्ली के होते, लेकिन एक ये यहाँ से आप देखें, अकॉर्डिंग टू जो हमारे धर्म सूत्र हैं, दे स्टेट that a girl should be married after she attained the age of puberty. According to Manusmriti, the father is considered to have done wrong to her daughter if he fails to marry her before she attains the age of puberty. तो कुल मिलाकर के एक लड़की जो 12-13 साल की एज को प्राप्त कर लेती है, संतानोत्पत्ति की क्षमता विकसित हो जाती है ना, उसके जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब शुरू हो जाती है, तो उस वक्त जो है उसकी विवाह उसका कर दिया जाना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में ये लिखा हुआ है ना। तो यहाँ तक भी लिखा गया है कि अगर उस टाइम पीरियड में या उसके विदिन 3 इयर्स के अंदर अंदर अगर जो है उसका फादर उसकी शादी नहीं करता है, तो उसका फादर जो है वो नर्क का भागी बनता है। और लड़की के लिए भी ये विधान बताया गया है कि लड़की को भी फिर क्या कर लेना चाहिए, सी हरसेल्फ कैन सर्च फॉर अ हस्बैंड। यानी कि पिता अगर नहीं कर रहा है तो खुद भी कर ले, और करना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू मेधातिथि भाष्य, it states that the right age of a girl to marry is 8। देखें आप, 8 साल। This same thing can do be deduced from Manusmriti. According to Tolkappiyam, it states that a boy should marry before he reaches the age of 16 years, and a girl should marry before she reaches the age of 12 years. तो ये सारी चीज़ें इंडिया के अंदर प्रैक्टिस होती रही हैं। और यूजुअली द पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन, स्पेशली द गर्ल्स, are often poor and enter into a child marriage, and they use marriage as a tool to make her future better, as a girl is usually considered as someone else's property since birth. तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, या जहाँ के जो सोशल नॉर्म्स इस तरह के हैं, या कहीं ना कहीं लड़कियों की एजुकेशन वीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, दिस हैपन्स इन एरियाज विद लिटिल और नो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसके लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कारण बनते हैं। एक और इसके अंदर बताया है, एट मैनी प्लेसेस it is a perception that the demand of dowry is directly related to the age of girl. एज जितनी ज़्यादा बढ़ेगी लड़की की, उतना ही ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा, है ना। डावरी इज प्रैक्टिस इन इंडिया where the bride family transfer wealth to the groom and his family. It is a demand or a condition of marriage. It is found among all religious faiths in India. In some part of India, the existence of personal laws is also a main reason of child marriages. दिक्कत यही तो पड़ती है अपने इंडिया के अंदर। अब यूं तो एक यूनिवर्सल लॉ बना दिया जा सकता है मैरिज को लेकर के, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने अपने जो हैं वो पर्सनल लॉज को लिए हुए बैठे रहते हैं। तो कई बार फिर ये कहते हैं कि नहीं साहब, ये तो दखल अंदाजी है हमारे धर्म के अंदर, हमारी जो मैरिज प्रैक्टिसेस को लेकर के जो हमारे बिलीव्स हैं, हमारे धर्म में क्या लिखा गया है, हम जो है उसके हिसाब से करेंगे। तो उस वजह से भी क्या होता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। अब कुछ फैक्ट और फिगर हैं about child marriage in India. In India, it is estimated
that there are over 24 million child brides. According to National Family Health Survey, 40% of the world's 60 million child marriages take place in India. है ना? तो बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है इंडिया में. According to International Center of Research on Women, India has the 14th highest rates of child marriages in the world. Indian marriage system varied by religion, caste, tribe. Child marriage rates are lower in Southeast India and higher in Northwest region of the country. जो हमारा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, साउथ इंडिया है, या जो थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट का जो है, वहाँ पे कम है. लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट है, जिसके अंदर अपना राजस्थान भी आ जाता है, नॉर्थ वेस्ट और थोड़ा सा जो सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है ना, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ये देखने में आती है चाइल्ड मैरिज. पर्टिकुलरली बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश. तो ये जो हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं. एज पर डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउसहोल्ड एंड फैसिलिटी सर्वे DLHS, which was recently conducted for. सर ये एग्जैक्टली ऐसे पूरा डेटा याद रखना पड़ेगा, मतलब 9%, 11% ये वाला पूरा? नहीं, इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एज इट इज़ यूं की यूं याद रखें, है ना. ये प्रॉब्लम को समझने के हिसाब से है. लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा आपको कि आप अपने आंसर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो उसमें यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने इफ़ यू राइट योर आंसर विद सम डेटा, तो वो एक इम्प्रेसिव भी लगता है और कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ में स्टूडेंट ने स्टडी करके आंसर लिखा है. तो अगर आप ये याद रख करके लिखते हैं तो इट इज़ ऑलवेज गुड. बाकी तो ठीक है, आप थ्योरेटिकली तो लिखते ही हैं. तो जो मैंने लेवल की बात की थी ना, वो यहीं पे ही पता चलता है. 8th क्लास का बच्चा या 9th 10th का या लोअर क्लास का बच्चा है, वो ये सब नहीं लिख पाता है. हायर एजुकेशन का जो स्टूडेंट है वो ये सब लिखता है. तो इसीलिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है यहाँ पर कि ये चीज़ें ही होती है जो कहीं ना कहीं बताती है कि हाँ जो है स्टूडेंट किस लेवल से बिलोंग करता है. और सर जैसे वो हरियाणा वाला वो जो मतलब उन्होंने पास किया वो एक्ट, या फिर तो फिर वो which was recently conducted. अच्छा, तो सर ये सब भी मतलब उसके अंदर मेंशन करेंगे तो अपने आंसर की क्वालिटी इंक्रीज होगी उससे बस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एक टीचर के ऊपर भी इम्प्रेशन पड़ता है और कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ ये एक हायर एजुकेशन के स्टूडेंट ने अपना आंसर दिया है. क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा था कि राइट और रॉन्ग यहाँ पे मायने नहीं रखता है. कि चाइल्ड मैरिज की आपने डेफिनेशन लिख दी. चाइल्ड मैरिज क्या होता है? कोई छोटे बच्चों की शादी करना चाइल्ड मैरिज है, इस एज से कम करना चाइल्ड मैरिज है. तो सही तो वो भी सही है ना. लेकिन अगर आप 10 में से मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर उसको कितने मिलेंगे, और जो इस तरह से विद डेटा आप अपनी बात रखता है तो उसको तो ज़्यादा ही मिलेंगे. तो बस यही फर्क है. ओके सर. DLHS, which was recently conducted for Health Ministry Bihar, was reported a worse state of child marriages, where nearly 70% of women are married in their early 20s, even been married by the age of 18 years. इनकी अर्ली 20s को भी कोई इतना अच्छा आइडियल नहीं माना गया है. ठीक है, एज पर लॉ ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो एक क्योंकि आजकल एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी होता है, या कहीं ना कहीं एक सेल्फ रिलायंट जो लेडी के लिए माना जाता है कि उसके ओवरऑल ग्रोथ के लिए उसकी जो डिग्निटी ऑफ लाइफ के लिए चीज़ ज़रूरी मानी गई है, तो वो अर्ली 20s के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाती है. तो कई सारी गर्ल्स ऐसी भी है जिनकी 18 ईयर से भी पहले हुई है. इसमें हिमाचल को अच्छा बताया गया है, जिसमें केवल 9% का वो रेट है जहाँ पे जो है चाइल्ड मैरिज कम देखने को मिलती है. ओवर द पास्ट 15 ईयर चाइल्ड मैरिज हैज डिक्लाइंड बाय जस्ट 11%. दैट इज गुड, विच इज़ गुड साइन, है ना. बहुत सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चले हैं, या लॉ का इन्फोर्समेंट भी हुआ है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, पब्लिक ओपिनियन के अंदर चेंज आया है, और कहीं ना कहीं अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ उसमें चेंज आया है. तो ये सारी चीज़ें अच्छा साइन हमारे सामने.
कि अब पिछले कुछ समय में थोड़ी ये रेट डाउन हुई है। The annual healthy survey carried out in 2011 shows a more rapid decline in 9 surveyed states, जो कि अच्छा है। अब मेन जो है प्रॉन कौन कौन है जिनके ऊपर जो है इसका खतरा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? द गर्ल्स हु आर लो लेवल ऑफ एजुकेशन, लिमिटेड और एब्सेंट पीयर नेटवर्क, restricted mobility, and less access to mass media such as TV, radio, newspaper as compared to boys are more prone to child marriages. The problems include soaring birth rate, grinding poverty, malnutrition, high illiteracy and infant mortality, and low life expectancy, especially among rural women. High fertility rate is attributed to an early marriage. क्यों, वो भी कारण बताया जो मैं पहले बता चुका हूँ। द अर्लियर अ टाइम ऑफ अ वुमन मैरिड, द मोर लाइकली शी इज टू गिव बर्थ टू ए लार्जर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कॉन्सिक्वेंटली प्लेसिंग द हाई डिमांड ऑफ ऑन हर हेल्थ. On the other hand, as soon as the marriage happens, young brides are forced to prove their fertility. ये भी एक बड़ा सोशल और फैमिलियल इश्यू है कि शादी होते ही जो है उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी फर्टिलिटी को प्रूव करें और संतान उत्पन्न करें। खास तौर से फर्स्ट जो है वो संतान जल्दी हो जाए, ये बहुत सारी जो ऑर्थोडॉक्स फैमिली के अंदर होता है। 2-3 साल तक, 4 साल तक नहीं हो तो लोग तरह तरह की बातें भी करने लग जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं जो सोशल और जो ये फैमिलियल इश्यूज हैं, जो जो ऑर्थोडॉक्स हिसाब किताब है परिवारों का, ये भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है। स्पेशली मतलब जल्दी से जल्दी बेटा गर्ल विद मिनिमल और नो एजुकेशन रेज टू बी सबमिसिव एंड subservient married to an older man has a little ability to negotiate sexual activity. एक लड़की बेचारी उम्र में छोटी है, प्रॉपर उसकी एजुकेशन नहीं है, तो उसको उसके राइट्स के बारे में भी नहीं पता है। ऐसे में उसका हस्बैंड जो है वो उम्र में बड़ा परिपक्व है, तो वो यूँ भी डोमिनेंट एज के हिसाब से भी अपना डोमिनेंस रखता है। फिर बाद में जो है फैमिली की प्रैक्टिसेस इस तरह की है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं पूरा एक साथ मिलकर के लड़की की लाइफ को बहुत ही डेंजरस बना देते हैं। रीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड मैरिजेस। अब ये भी पहली लाइन एक अच्छा सेंटेंस लिखा है, कोट करने लायक है। द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन बिगिंस एंड एंड्स विद टोम, मतलब गर्भ में जब है तब से लेकर के दुनिया छोड़कर चले जाने के बाद तक डिस्क्रिमिनेशन जो है वीमेन के साथ रहता ही रहता है। फ्रॉम वोम, बिगिन विद वोम एंड एंड्स with tomb. The discrimination reflects in their education, family, socio-political spheres, employment and workplace. The child marriage system is also a reflection of these discriminations among against women. There are many factors which are responsible for child marriages. उसमें क्या क्या है? एक तो परिवार की गरीबी। अब राजस्थान के अंदर या दूसरे जितनी भी जगह हैं वहाँ पर परिवार अगर गरीब है तो ऐसे में एक लड़की को हमेशा ही लाइबिलिटी ही माना जाता है फैमिली के अंदर। तो वो लोग ये सोचते हैं कि जितनी जल्दी से जो है लड़की की शादी हो जाए तो जो है उनको छुटकारा मिले। इवन टुडे इन रूरल एरियाज ऑफ राजस्थान एंड other many places in India, many females and female children are denied their equality to common resources when a family is poor. Female members, mainly female children, are victimized by poverty of the family. परिवार गरीब है तो उसका सबसे बड़ा असर भी बेचारी इन लड़कियों पर पड़ता है। A poor family usually jeopardize female children. Every chance is opted so that the burden of a female child is avoided. प्रॉब्लम है तो उसका बर्डन जितना जल्दी हो सके वो ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। जैसे मैंने कहा कि उसको एक लाइबिलिटी समझा जाता है। So poverty is one of the reason why families naturally resort to a child marriage to avoid all sorts of burden of a female child, ताकि जितना जल्दी किया और छुटकारा मिले। फिर सोशल इनसिक्योरिटी की बात आती है
क्योंकि कई तरह के क्राइम वगैरह होते रहे हैं पहले। तो इस वजह से क्या है कि एक पेरेंट्स हमेशा ये सोचते थे कि जितनी जल्दी लड़की की शादी कर दी जाए, ताकि लड़की की जो जिम्मेदारी उनकी है वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर से ख़त्म हो जाए, फिर वो जाने, उसका पति और उसके ससुराल वाले जाने। तो इसलिए क्या है कि जल्दी से जल्दी, इवन कई बार तो ये भी होता था कि लड़की जो है वो 12-13 साल की एज को जब अटेंड करती, उससे पहले ही उसकी शादी कर दी जाती थी। फिर है अवॉइडिंग शेयर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ये भी एक रीज़न रहता है कि कम उम्र में फटाफट से कर दो। अगर मान लो बड़ी उम्र की हो गई और बाद में फैमिली के अंदर रही या शादी नहीं की, तो फिर क्या होगा कि फैमिली की जो प्रॉपर्टी है वो उसका भी हिस्सा बनेगी, या कहीं ना कहीं फैमिली के रिसोर्सेज को भी वो यूज़ करती रहेगी। तो ये भी एक कारण होता है। खासतौर से जनरली इन रूरल एरियाज पेरेंट्स यूज टू थिंक दैट ऑल देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू देयर सन्स। हालांकि लॉ आज के बिल्कुल अलग है इसके बारे में, लेकिन प्रैक्टिसेस अलग होती हैं। आप जानते ही हैं, लॉ अलग होता है, प्रैक्टिसेस जो हैं वो अलग हैं। एंड इफ दे मैरी देयर डॉटर्स एट एन अर्ली एज, then they will be out of the share. If marriage of a girl child is done at an early age, then they would not demand her share. Therefore, the right of females to share ancestral property is also one of the reason responsible for child marriage. वो जल्दी जल्दी निपटा दिया, छोटी थी तभी वो कुछ समझे करे, उससे पहले वो अपने परिवार को संभाल ले, अपना ससुराल ही देखे, वो इधर की तरफ रुख ही नहीं करे वापस। अवॉइडिंग एक्सपेंडिचर ऑन फीमेल एजुकेशन। वही जैसे मैंने कहा कि जितना जल्दी उसको परिवार से रवाना कर दिया जाए ताकि फैमिली के रिसोर्सेज वो मिनिमम यूज़ करे, क्योंकि लड़की के ऊपर पैसा खर्च करना, उसको खिलाना पिलाना, पढ़ाना, ये सब वो सोचते हैं कि ये फालतू का इन्वेस्टमेंट है, ये हमारे तो कोई काम ही नहीं आएगा, ये जब जानी किसी और के घर में है तो हम क्यों करें। मतलब बड़ा एक नॉन ह्यूमन सी प्रैक्टिस लगती है सोचते हैं तो, लेकिन रहा है और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इस तरह की चीज़ें रही है। तो इसलिए उनकी एजुकेशन का जो फालतू का खर्चा लोगों को समझ में आता है, ऐसा लगता है, तो वो नहीं करने के लिए भी जल्दी शादी कर दी जाती है। फिर वो कुछ इफ़ेक्ट्स की बात भी बता रहे हैं कि कारण, उसके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अर्ली मैरिज होगी तो अर्ली प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं, और फिर अर्ली जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें, क्योंकि जब वो एक लड़की फिज़िकली जो है वो रेडी नहीं है या फिज़िकली अभी उतनी मैच्योर नहीं है कि वो संतान को पैदा कर सके, तो ऐसी सूरत में अक्सर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और ऐसे में फिर क्या है कि ये स्थिति दोनों के लिए, खुद विमेन के लिए जो बेबी को बर्थ कर रही हैं वो भी, और जो इन्फेंट है जो पैदा हो रहा है, दोनों के हेल्थ के लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न रहता है। फॉल इन हाई फर्टिलिटी एज ग्रुप, ये भी एक बड़ा टिपिकल सा इशू है। जो इंडिया के अंदर जो सर्वेज वगैरह हुए थे पॉपुलेशन के कंट्रोल को लेकर के, तब ये स्टडीज़ के अंदर सामने आया कि व्हेन अ गर्ल इज़ मैरिड एट एन अर्ली एज, शी नॉर्मली टेंड्स टू हैव मोर चिल्ड्रन एंड अनवांटेड प्रेगनेंसी, lack of access to modern medical facilities to avoid or to postpone pregnancy, women are forced to have pregnancy and carry the child। क्योंकि जो उसका फर्टिलिटी का जो पीरियड है, फर्टाइल पीरियड है, वो एक एक्टिव, उस वक्त जो है वो एक्टिव मैरिज और सेक्सुअल लाइफ में इन्वॉल्व रहती है वो, और उसमें फिर क्या होता है, बच्चे ज़्यादा पैदा होने की संभावनाएं रहती है। 15 से लेकर के 40 साल तक की एज, तो उसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होते हैं। और इंडिया जो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जितने ज़्यादा लड़के हों तो वो अच्छा माना जाता है, लड़कियां हो रही है तो लड़के के इंतज़ार में और ज़्यादा बच्चे पैदा कर लिए जाते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें चलती हैं। उसके बाद में है इनेबिलिटीज़ टू प्लान और मैनेज फैमिलीज। यंग गर्ल्स एक्सरसाइज लेस इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन and less ability to make decision about their nutrition, health care and household management। तब उनका जितनी बात है कि जब वो कम उम्र में आ गई है, कम उम्र में उनकी शादी हो गई है, तो उनका जो मैनेज करने के लिए या उनका परिवार के अंदर किसी भी तरह का जो डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी है वो कुछ रहती नहीं है। तो ये चीज़ भी देखने को मिलती है।
फिर है इफेक्ट ऑन सेक्सुअल हेल्थ ऑफ यंग गर्ल्स. Young girls used to face considerable physical pain associated with the sexual intercourse as a result of the physiological immaturity of their sexual organs. Complication due to pregnancy at a young young age frequently include perforation of the bladder or ball due to prolonged labor etc. तो हेल्थ इश्यूज जो हैं वो भी फिर यंग एज में ही जब आप जो है वो सेक्सुअल लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं तो कई तरह के प्रॉब्लम आती है. डिज़ायर ऑफ अ मेल चाइल्ड. ड्यू टू अ डिज़ायर ऑफ अ मेल चाइल्ड यंग गर्ल्स and women are forced to conceive as many times as she can till she give birth to a male child. 7-7 8-8 लड़कियां हो जाती है तब भी कई जगहों पे ये देखा जाता है कि फिर बेटा होने तक जो है और इंतज़ार किया जाता है और बच्चे पैदा किए जाते हैं. तो ये सिस्टम रहा है इंडिया का. हाई डिफरेंस इन एज बिटवीन ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम, जैसा शुरू में भी आया था. जनरली देयर इज अ लॉट ऑफ एज डिफरेंस बिटवीन द ब्राइड एंड द bridegroom. In most of the child marriages, it is the bride who is a child and not the bridegroom. है ना? When the bride is child, she naturally does not have any freedom to express her opinion on any of family life, and she has to blindly obey the orders of her husband. हस्बैंड जो है, जैसे एक नॉर्मल मैरिज में अपन ये मानते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो एक फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए उनका, लेकिन यहाँ तो फिर बड़ी उम्र के होते हैं तो वो अंकल जी टाइप के होते हैं तो उनकी भी आज्ञा माननी पड़ती है ना. तो ये भी एक इश्यू है. लॉज अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज इन इंडिया. तब चाइल्ड मैरिज को रिस्ट्रेन करने के लिए जो एक्ट बने हैं, जिसमें एक बहुत फेमस एक्ट आप लोगों ने सुना ही है, शारदा एक्ट 1929. द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट विच इज ऑल्सो नोन एज शारदा एक्ट, है ना. हरविलास शारदा कमेटी जो थी उसने ये इस लॉ के बारे में जो है अपने व्यूज रखे थे और फिर बाद में ये लॉ बना था, तो इसलिए उनके नाम पर इनको शारदा एक्ट कहा जाता है. was a law enacted to restrain the practices of child marriage. Its main goal was to eliminate the evil placed on young girls who could not handle the stress of married life and to avoid early death. तो है ना, ओवरऑल जो है गर्ल्स की लाइफ को सुधारने के लिए ये एक्ट ने काम किया था. दिस एक्ट वाज डिफाइंड अ मेल चाइल्ड एज 21 years or younger and a female child as 18 years or younger, which was 18 years and 14 years earlier respectively. जैसा मैंने कहा 21 और 18 अभी है, पहले 18 और 14 जो है इसमें पहले एज रखी हुई थी. एंड माइनर, फिर इसमें अच्छे से बताया है कि भाई माइनर कौन है. माइनर एज ए चाइल्ड आइदर सेक्स एज 18 years और यंगर विच वॉज 14 years ओरिजिनली. तो ये 18 साल से कम उम्र का चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सब माइनर ही माने जाएंगे. द पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड फॉर अ मेल to member between the age group of 18 to 21 was imprisonment of 15 days or a fine of rupees 1000 or both. The punishment prescribed for a parent or guardian or a child taking place in the child marriage was imprisonment of up to the 3 months or a possible fine. तो जो लड़का है उसको भी 15 दिन की जेल और 1000 का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, और जो पेरेंट्स गार्जियन है उनको 3 महीने की जो है सज़ा और फाइन हो सकता है. फिर बाद में जो है ये जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जो शारदा एक्ट को कहीं ना कहीं और रिफाइन करने की कोशिश की गई 2006 में. अंडर दिस एक्ट द मैरिजेबल एज फॉर अ मेल इज प्रेस्क्राइब्ड एज 21 years एंड दैट ऑफ अ फीमेल इज 18 years, जो अभी है. फिर एक जो अच्छी चीज़ बताई गई है इसमें, a degree of nullity can be obtained by a girl who has entered into a child marriage within 2 years of attaining the age of 18 years. मतलब एक लड़की की अगर जो है शादी कर दी जाती है चाइल्ड मैरिज में, जब उसको खुद को ही पता नहीं है और जब वो समझदार होती है, तो 18 साल की एज जब वो प्राप्त करती है तो 2 साल के अंदर अंदर जो है वो उस मैरिज को नल एंड वॉइड घोषित करा सकती है कोर्ट में जाकर के. तो मतलब
प्राइमरीली चाइल्ड मैरिज भी जो है वो वैलिड मैरिज है। देखें आप, अब वो लड़की जो है चाहे तो उसको नल और वॉइड करवा सकती है, मतलब वो वॉइडेबल है, वॉइड नहीं है। ये आप टर्म पढ़ते होंगे लॉ के अंदर, एलएलबी मैंने भी किया है तो मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। तो चाइल्ड मैरिज इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया एज पर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। व्हाट डज दिस लॉ डू? अब ये इस लॉ ने क्या किया है? दिस लॉ provides for maintenance for the girl in a child marriage. ओके, मेंटेनेंस का भी प्रोविजन है इसमें। allows anyone who was a child at the time of getting marriage to legally undo it, है ना, वही उसको void करार दे दिलवा सकता है। treats children born out of a child marriage to be legitimate and makes provision for their custody and maintenance। तो वही है, जो बच्चे पैदा होते हैं वो तो पूरी तरह से वैसे ही legitimate माने जाएंगे। Consider certain kind of child marriages where there was a force or trafficking as marriage which never happened legally। तो उसको लेकर के भी जो है इस लॉ के अंदर प्रोविजंस हैं। What is the crime under this law? क्राइम क्या है? इट इज अ क्राइम टू अटेंड और टेक पार्ट इन चाइल्ड मैरिज एज अ पेरेंट और एज अ गार्जियन। चाइल्ड मैरिज किसी भी तरह से अटेंड करना, कराना, वो सब जो है क्राइम है एज ए पेरेंट और गार्जियन। टू अलाउ और एनकरेज और फेल टू स्टॉप अ चाइल्ड मैरिज एज अ पेरेंट और गार्जियन। तो गार्जियन और पेरेंट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक लाइबिलिटी इसके अंदर डाली गई है लॉ के अंदर, उनके लिए क्राइम बताया गया है। टू परफॉर्म और हेल्प विद अ चाइल्ड मैरिज इन एनी वे, और फॉर एन एडल्ट मेल टू मैरी अ चाइल्ड वाइफ, तो ये भी एक क्राइम है। वेयर कैन वी गो टू स्टॉप और अनडू चाइल्ड मैरिज? We can directly go to a district court and make an application. The judge can pass the order directly the people involved to not to take part in the child marriage. Okay, and we can go to a child marriage prohibition officer to help with annulling a child marriage. तो डायरेक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं और जो प्रोहिबिशन ऑफिसर्स हैं उनके पास में भी जाया जा सकता है। फिर बात आ रही है हिंदू मैरिज एक्ट 1956 की। Under Hindu Marriage Act, there are no certain provisions for punishing the parents or people who solemnize the marriage. A girl can get the marriage annulled only if she wants to get married before attaining the age of 15 years and she challenges the marriage before turning 18. तो 18 से पहले होने से पहले जो है वो उस मैरिज को जो है वो नल घोषित करा सकती है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ सबके अंदर कुछ न कुछ इसमें दे रखे हैं। मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है, प्रोविजन आर बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान बाय स्कॉलर्स। अंडर द मुस्लिम लॉज देयर इज नो बार टू चाइल्ड मैरिज। ठीक है, कोई बार नहीं है साहब। द कपल आफ्टर मैरिज हैज एन ऑप्शन ऑफ प्यूबरिटी नोन एज खयार उल बुलुग, in which they can repudiate their marriage after attaining the age of puberty। मतलब ये गोना वोना का जो सिस्टम होता है ना, कोई पहले शादी कर ली लेकिन वो जो है एक्टिव मैरिज के अंदर भी इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, फिर गोना होता है फिर वो शादी, तो ये इस तरह के सिस्टम को भी इसमें बता रखा है। However, they can only do this if they are under 18 years of age and the marriage has not been consummated। The age of marriage under Muslim law is the age of puberty which is 15 years। तो कुल मिलाकर के क्या है कि एज चाइल्ड मैरिज को रोक के लेकर के तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो है 15 इयर्स का जो इसमें दे रखा है, और 18 इयर्स के बाद में तो खैर सारी मैरिज जो है वो जो एक एक्टिव मैरिज के लिए भी फ्री मान लिया जाता है। फिर आ रहा है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, ICMA, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। ये फिर भी थोड़ा ठीक है। ICMA provides that a preliminary notice is to be issued 14 days prior to the commencement of the marriage. If the marriage is to be contracted between the minors
After the expiration of the said period, the party can go on with the marriage without the consent of guardians. तो इसके अंदर नोटिस वगैरह इशू करने की ये बात होती है, जो कि दूसरे दोनों पर्सनल लॉ से थोड़ा अलग है. फिर मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट, जो कि इंडिया के अंदर आज तक जो है उसको माना ही नहीं गया था, है ना, कि जो भाई नोटिस इशू करना है सर, उसके अंदर एज का मेंशन वगैरह करते हैं, इसलिए चाइल्ड मैरिज वो रोक सकता है, इसलिए नोटिस इशू करना है ना इसके अंदर. कौन किसके लिए बात कर रहे हो आप? क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के लिए? यस सर. हाँ, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंदर जो है यही वाली बात है कि दो लोग जो है वो शादी कर सकते हैं, है ना. अब देखो, ICMA प्रोवाइड्स दैट प्रिलिमिनरी नोटिस इज टू बी इशूड 14 डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ मैरिज. शादी करने से पहले जो है वो एक नोटिस इश्यू करते हैं. इफ द मैरिज इज टू बी कॉन्ट्रैक्टेड बिटवीन टू माइनर्स, दो माइनर्स के बीच में भी है, और फिर वो टाइम 14 दिन का टाइम पीरियड अगर पूरा हो जाता है, तो पार्टीज कैन गो विद द मैरिज विदाउट कंसेंट ऑफ देयर गार्जियंस ऑल्सो. मतलब अपनी मर्जी से भी जो है चाइल्ड की शादी हो जाती है. पेरेंट्स को नोटिस दे दिया, पेरेंट्स ने कुछ किया नहीं, तो वो शादी कर सकते हैं. अच्छा सर, ये पेरेंट्स को नोटिस दिया जाता है और उसके 14 डेज के बाद अगर कुछ मतलब अगर यस तो फिर पेरेंट्स ने किसी तरह का कोई जो है वो रजिस्ट्रेशन शो नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, कुछ बात नहीं की, और वो टाइम 14 दिन का एक्सपायर हो गया, तो ठीक है, उनकी शादी कर दी जाएगी. ओके सर, थैंक यू. अब मैरिटल रेप की बात आ रही है यहाँ पे. इन इंडिया देयर इज ए स्टैंडिंग लीगल कंफ्यूजन एज टू marital rape within prohibited child marriages in India. In Indian laws, marital rape per se is not considered as crime, but the position for the same with regard to children is still in confusion. While the exception under the Indian Penal Code section 375 and 376 is applicable to adults only, puts an exception and allow marital rape of girl child between age of 15 to 18 years by her husband. However, this provision of exception has been read down by the Supreme Court of India many times. तो ये जो है, अब कंसेंट का जो इश्यू है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है. 15 टू 18 ईयर्स जो है उसको भी फिर जो है कंसेंट मान लिया जाता है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है इसके बारे में कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इस तरह के आए हैं. इट कम्स टू अ पॉइंट दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स with all wives below 18 years of age shall be considered as a rape. सुप्रीम कोर्ट ने इतना स्ट्रांगली ये वर्डिंग दिया है. On other new and progressive legislation, which is Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, disallow any such sexual relationship and put such crimes and marriages as an aggravated offenses. तो अभी हाल ही में भी ये एक बहुत चर्चा में चला था इश्यू कि भाई व्हाट शुड बी द एज ऑफ मैरिज एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स, और उसमें कंसेंट का जो इश्यू है वो क्या होना चाहिए. बीच में आया था कि 15 को कंसेंट मान लिया जाए लेकिन 18 को मैरिज की वो एज मानी जाए. तो इस तरह के जो है प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ के अंदर इस तरह के डिबेट चलते रहते हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्लियर है कि भाई 18 ईयर्स से पहले अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो वो क्राइम ही कंसिडर होंगी, चाहे वो मैरिज के अंदर हैं या बाद में. फिर आता है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, सीडा. सीडा नाम से फेमस है ये काफ़ी. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women is an international bill attempting to end discrimination against women. The convention states that child marriage should not have legal effect and all legal action must be taken to enforce minimum age, and that all marriages must be put into a official registry. है ना, आजकल खैर मैरिज सर्टिफिकेट तो मिलता ही है. India signed this convention in July 80, 30th July 80, but stated a declaration that because of the nation's size and increasing population, it is impractical to register all marriages of the country. है ना, कि भाई हमारे लिए आसान नहीं है सारी शादियों को जो है उसका रजिस्ट्रेशन करना, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है. पर आजकल खैर होता है, मैरिज सर्टिफिकेट बनते हैं. डायरेक्शन इन विच गवर्नमेंट एंड NGOs हैव इनिशिएटेड एफर्ट. क्या क्या किया है गवर्नमेंट और NGOs ने? लॉ फ्रेम किया है चाइल्ड मैरिज के लिए,
गर्ल्स की एजुकेशन को एक्सेस किया है ना, हार्मफुल कल्चर नॉर्म्स को जो है ख़त्म करने की कोशिश करी है, फॉरेन असिस्टेंस जो है वो उन्होंने मैक्सिमाइज करने की कोशिश की है, चाहे वो लीगल सेंस में हो या एकेडमिक सेंस में हो, एड्रेसिंग द यूनिक नीड्स ऑफ चाइल्ड राइट्स, सपोर्टिंग कम्युनिटी प्रोग्राम्स। तो सरकार ने और एनजीओज ने इस दिशा में खूब काम किया है, प्रोवाइडिंग यंग वुमेन with economic opportunities, evaluating programs to determine what works, सब मतलब प्रोग्राम चलाना, उनका evaluation वगैरह सब कुछ है। फिर ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बताए हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया took major steps to eradicate the evil of child marriage in Indian societies. The Marriage Restraint Act was passed in 1929. The objective is to eliminate the evil of child marriage, which had potentialities of danger to the life and the health of a female child who could not cope up the stress and the strains of married life, and to avoid the early death of such minor mothers, it defines such terms. तो कुछ ये terms बताई हैं इन्होंने। Child means a person who is male. If a male is under 21, मतलब मेल कौन है, फीमेल सॉरी चाइल्ड कौन है उसको बताया है। फिर चाइल्ड मैरिज क्या है उसको बताया है। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, माइनर, है ना, इन सबको डिफाइन किया है प्रॉपर्ली, ताकि किसी भी चीज़ को जो है वो एग्जीक्यूट करते वक्त कन्फ्यूजन की बात नहीं रहे। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। फिर गौने, गौने की बात बताई है। कॉन्जुगेशन ऑफ गौना इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ मैरिज सेरेमनी। गौना कोई जो है उसकी लीगल एंटिटी नहीं है अपने यहाँ पे। द मैरिज बीइंग कंप्लीट बिफोर द कंज्यूमेशन, अ पर्सन मे बी कन्विक्टेड अंडर दिस एक्ट थ्रू कंज्यूमेशन हैज नॉट टेकन प्लेस। इनकी अब आप ये कह करके नहीं बच सकते हो चाइल्ड मैरिज के ऑफेंस से कि साहब हमने तो शादी करी है, गौना थोड़ी किया है, लड़की को भेजेंगे थोड़ी, 18 की होगी 20 की होगी तब भेजेंगे, अभी तो भेजेंगे नहीं, तो ये शादी नहीं है, ये तो ऐसा ही है ना। तो ये भी चीज़ गलत है, ये गौने के नाम पर भी बच नहीं सकते हैं, ये बात भी है। फिर सजेशन क्या क्या है। देयर आर सर्टेन सजेशन विच कैन बी अडोप्टेड इन ऑर्डर टू लेसन चाइल्ड मैरिजेस, कम करने के सजेशन। डेवलप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम टू कीप गर्ल्स इन स्कूल, प्रोवाइड स्कॉलरशिप वेयर नेसेसरी टू एनकरेज टीचर्स टू सपोर्ट गर्ल्स, है ना, लड़कियों की एजुकेशन की भी बात है ना, उनको जो है एक मॉरल बूस्टर भी मिलना चाहिए उनके टीचर से, उनके दूसरे जो लोग हैं उनसे। स्ट्रेंथन and establish community network and partnership involving girls club, teachers, elders, local government official, women and youth groups, community and religious leaders, etc. to jointly work towards ending early marriage. तो एक कॉन्सेंसस डेवलप हो पूरी सोसाइटी के अंदर और वो इन चीज़ों के लिए काम करे। Strengthen the role of judicial system, particularly the police, judge and prosecutors through training on enforcement of law against early marriage. तो जुडिशरी और जो दूसरे लीगल सिस्टम है उनको भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। Effort should be made to give up the factors motivating child marriage. All efforts should aim at changing the gender biased attitude of parents and society by imparting proper education on one hand and eradicating poverty on other hand. तो जो भी सारे इश्यूज है जो चाइल्ड मैरिज को बढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको अगर आप कम कर दोगे, सप्रेस कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड मैरिज जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और फिर यही है इसका कंक्लूजन। चाइल्ड मैरिज आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सोशल मीनेस दैट कैन नॉट बी कर्ब्ड इजीली विदाउट द सपोर्ट ऑफ द सोसाइटी। मतलब किसी एक का काम नहीं है ये, सबको, खुद लड़कियों को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, उनके एजुकेशन को, इकोनॉमिक सिस्टम को, हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको, सोसाइटी को, तो कुल मिलाकर के एनजीओज को, गवर्नमेंट को, लॉ से संबंधित जो एजेंसीज हैं उनको, सिक्योरिटी से संबंधित एजेंसी हैं उनको। तो ये सब मिलकर के जब एक साथ काम करेंगे तो ऐसे में फिर क्या होगा कि जो है ये चाइल्ड मैरिज कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। तो किसी एक का काम नहीं है या कोई एक आगे बढ़ करके इसको ख़त्म कर दे, कोई स्विच नहीं है कि ऑफ कर दिया तो हो गया। ये अवेयरनेस से संबंधित चीज़ें हैं, तो जो सोसाइटी में अगर अवेयरनेस आएगी तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कुछ आप बात करना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी सर मैं कह रही थी कि अपने लॉ में इतने सारे एक्ट है जो प्रोहिबिट करते हैं चाइल्ड मैरिज को, उनके सबके ऊपर पनिशमेंट है,
इवन राजस्थान गवर्नमेंट ने भी खुद के काफी ऐसे काम किए हैं अवेयरनेस के लिए, लाइक नौबत बाजा एक एंटरटेनमेंट चैनल था जो मिस कॉल बेस्ड था प्रोहिबिट करने के लिए चाइल्ड मैरिज को। दूसरा 2019 के अंदर बूंदी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बोला कि जो वेडिंग कार्ड्स हैं उनके ऊपर ब्राइड और ग्रूम की जो डेट ऑफ बर्थ है वो प्रिंट होनी चाहिए। और इन सब के बावजूद भी जो राजस्थान है उसमें ऑलमोस्ट 44,672 विलेजेस हैं, जिसमें सिर्फ 165 विलेज ऐसे थे जो अभी तक ये काम कर पाए, जो गर्ल चाइल्ड फ्रेंडली है, जो बोलते हैं कि वहाँ नहीं है चाइल्ड मैरिज। तो ऐसा क्यों, ये यहाँ तक ही क्यों रह गया? आगे इतनी और क्या अवेयरनेस की जाए कि जिससे कम हो जाए? इसमें एक्चुअली क्या होता है कि सबसे बड़ी इंडिया के अंदर दिक्कत ये है कि जब कोई भी लॉ आता है या मान लीजिए कोई गाइडलाइन इश्यू होती है तो ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि भाई ये अपने लिए थोड़ी है, ये तो ठीक है, या उससे बचा कैसे जाए। अभी जैसे ये कोविड के प्रोटोकॉल को लेकर के भी कोई गाइडलाइन जारी होती है तो लोग ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि बाहर निकलने का कोई रास्ता बनाएं, पुलिस वाले से जान पहचान कर लो, या जो है कोई पास बनवा लो ताकि कोई बाहर जाने से रोके नहीं। अब उनको कोई ये बताए कि भाई बाहर जाने से रोकने के लिए ये चीज़ नहीं की गई है, आपको कोविड से बचाने के लिए ये चीज़ की गई है। तो सेम इसी तरह से गर्ल जो अर्ली मैरिजेस के जो सिस्टम्स हैं उनको लेकर के बाई हार्ट जो है लोगों के अंदर एक समझ जब डेवलप होगी ना किसी न किसी तरीके से कि ये जो है एक वो रॉन्ग प्रैक्टिस है, या जो दूसरे सपोर्टिव जो रीजंस हैं, जैसे एक इकोनॉमिक लाइबिलिटी समझ लिया जाता है लड़की को, है ना। तो अगर मान लो आप उस फैक्टर को इरेडिकेट करोगे तो धीरे धीरे माइंडसेट होगा, माइंडसेट जो है चेंज होगा। आप जैसे मान लीजिए ये नौबत बाजा वाला कार्यक्रम था अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है, लेकिन आप मान लीजिए मीडिया के थ्रू या किसी एजेंसी के थ्रू आप जो है खूब एडवर्टाइजमेंट करते हो तो केवल उससे अवेयरनेस नहीं होगी। कुछ कॉन्क्रीट लेवल पर आपको वो फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो एग्जैक्टली जो है चाइल्ड मैरिज को बढ़ाते हैं, और उन एक एक उस फैक्टर के ऊपर आपको जो है वार करना पड़ेगा और एक एक करके उस फैक्टर को वहाँ से हटाना पड़ेगा, तब जा कर के जो है वो चाइल्ड मैरिज धीरे धीरे खत्म होगी। अब जैसे एक वो हरियाणा का अपनी बेटी अपना धन वो प्रोग्राम था, तो उसने भी जो है एक अच्छा काम किया है वहाँ पे। तो गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए, या लड़कियों की एजुकेशन को लेकर के, या है ना। तो कुल मिलाकर के माइंडसेट तभी चेंज हो पाएगा। हाँ प्रज्ञा बोलो। हाँ पूजा, हैव यू गॉट योर आंसर? हाँ जी सर, एक चीज और थी कि इंडिया के टॉप स्टेट्स में से सबसे पहले आता है बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, लेकिन अर्ली मैरिज सबसे ज्यादा इनमें है, तो पॉपुलेशन यूपी की ज्यादा क्यों है? नहीं, वो तो खैर क्या होता है कि उसमें दूसरे जो साइजेस वगैरह है ना, मतलब अब पॉपुलेशन के लिए कोई एकमात्र कारण चाइल्ड मैरिज तो नहीं होता ना। ये कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स आपकी माइंडसेट है, उसके कारण चाइल्ड मैरिज वहाँ पे है। चाइल्ड मैरिज ज़्यादा होने से ही पॉपुलेशन होगा, दैट इज़ नॉट द ओनली रीज़न। पॉपुलेशन के लिए तो कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और पर्टिकुलर उस स्टेट की अगर मान लीजिए पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसका एरिया कितना है, और भी दूसरे पॉपुलेशन को बढ़ाने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कितने हैं, वो सारे फैक्टर होते हैं। ये कोई एकमात्र फैक्टर इसमें हो कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो सर इन सब रीजंस के पीछे कमी किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से या हम लोगों की तरफ से? ये एक मल्टीफैक्टोरियल अप्रोच है, मल्टीफैक्टोरियल अप्रोच है, जिसमें कई बार जो है खुद जो चाइल्ड मैरिज के अंदर जो लड़कियां हैं बेचारी, उन लड़कियों की भी जाने अनजाने में गलती होती है, उनके पेरेंट्स की भी गलती होती है, उनकी सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनकी भी गलती होती है ना। फिर सरकार की एग्जीक्यूट करने को लेकर के, रूल बनाने को लेकर के, स्कीम्स को बनाने को लेकर के, उनको एग्जीक्यूट कराने की भी गलती होती है। तो गलती किसी एक जगह पे नहीं है, बहुत सारे कारणों का एक सम्मिलित परिणाम है ये, है ना। मल्टीफैक्टोरियल अप्रोच है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फिर इसी सेंस में अपने को दिखाई पड़ते हैं। कोई एकमात्र ऐसा कारण नहीं है। जैसे अपन कहते हैं ना भाई कोई स्टूडेंट फेल हो गया तो फेल होने का क्या कारण है, तो सबका फेल होने का एक ही कारण नहीं होता है कि वो पढ़ा नहीं, पढ़ा लेकिन हो सकता है कोई दूसरे कारण भी हो। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, कोई एक कारण नहीं है। जैसे अपन ने यहाँ पे भी जो मेन रीज़न है उनकी बात की थी, जिसमें मेन बात तो ये है कि एक तो माइंडसेट, इकोनॉमी, उनका जो पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर जो बिलीफ है वो, या उनको एक लाइबिलिटी माना जाता है वो। तो अगर लड़कियां पढ़ लिख करके आगे आती हैं
अगर मान लीजिए किसी एक गांव में 2-3 लड़कियां भी जो है वो पढ़ लिख करके अच्छे से आगे आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो एक ट्रू सेंस में अवेयरनेस लेकर के आती है। आपने वहाँ खूब पोस्टर लगाए, खूब आपने नुक्कड़ नाटक किए, खूब आपने जो है वो पब्लिसिटी के प्रोग्राम चलाए, वो उसका उतना अच्छा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक लड़की 2 लड़की जो है वो आईएएस बन गई उस गांव के अंदर, तो वो अपने आप सारी लड़कियों को जो है पूरे समाज की नज़र अलग तरह की हो जाएगी। तो वो एक असर डालती है चीज़ें, है ना। तो सबको मिलकर ओके के सर। बात करना होगा। हाँ प्रज्ञा, कुछ पूछना चाह रहे थे आप? सर यूनिफॉर्म सिविल कोड का इससे चाइल्ड मैरिज से क्या रिलेशन है? किसका? यूनिफॉर्म सिविल कोड का? यस सर। यूनिफॉर्म सिविल कोड का यही है कि अगर मान लो सरकार अपनी ओर से कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड बना करके अगर कुछ चाइल्ड मैरिज को लेकर के कुछ ऐसा एनफोर्सिंग लॉ जो है इस्टेब्लिश करे कि सबको ये करना ही करना पड़ेगा, तो फिर उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि चाइल्ड मैरिज को लेकर के जब पर्सनल लॉज लोग लेकर के आ जाते हैं अपने, तो इसलिए फिर क्या होता है कि मैरिज को जो है जैसे रिलीजन की बात आती है, तो उसी तरह से मैरिज को भी एक पर्सनल इश्यू मान लिया जाता है कि जो कहीं ना कहीं आपके कल्चर के बेस पर प्रैक्टिस होती हैं। तो ऐसे में फिर क्या होता है कि एक जो यूनिफॉर्म सिविल लॉ है वो बना पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये कल्चर से जुड़ा हुआ एक इश्यू है, और कल्चर के जुड़े हुए इश्यू में किसी तरह का लीगल इंटरवेंशन होता है तो फिर क्या होते हैं, उसके रिएक्शंस आते हैं। फिर कई सारे लोग जो हैं उसको कहीं ना कहीं उनकी जो फ्रीडम है उसके अंदर जो है वो बाधा के रूप में मानते हैं। तो ये एक रीज़न है इसमें। अगर बाकी सरकार चाहे तो एक सिविल कोड इस तरह का बना करके सारी चाइल्ड मैरिजेस को बिल्कुल ही प्रोहिबिट कर दे, एज जो है वो अपने हिसाब से सरकार कर दे, 25 साल से पहले कोई शादी नहीं करेगा, तो कई तरह के एनजीओज, कई तरह की फैमिलीज है ना जो है वोट करके खड़ी हो जाएंगी कि लो साहब आप तो जो है हमारे खिलाफ। वो बड़ा फेमस इंसिडेंस नहीं है 1976-77 का इमरजेंसी का, इंदिरा गांधी ने जो किया था, है ना। उन्होंने फोर्सफुली जो है वो जो पॉपुलेशन को रोकने के लिए लोगों की ज़बरदस्ती जो है उन्होंने ये कर दिया कि भाई आप स्टरलाइजेशन कराओगे और संतान उत्पत्ति नहीं करोगे, ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के कि जिनके 2-2 बच्चे हो गए। तो जब इस तरह की चीज़ें होती है तो फिर उसका अल्टीमेट परिणाम ये निकला कि उसको सत्ता से जाना पड़ा, है ना। तो सोसाइटी का रिएक्शन आता है, लोग विरोध करने लगते हैं, उनको लगता है यार ये तो हमारी पर्सनल है, हम हमारे हिसाब से शादी भी नहीं कर सकते हैं, उसमें भी सरकार कहे कि वैसा करना है। तो ये एक दिक्कत आती है, क्योंकि शादी तो चलो आप कर रहे हो, लेकिन ओवरऑल जो है उसका उसका रिफ्लेक्शन, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो तो पूरी सोसाइटी पे आने हैं। तो इसलिए फिर क्या होता है कि इस तरह के जो इश्यूज है उसमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना पाना संभव हो नहीं पाता है। कई सारे इश्यूज जो हैं उनको फिर ट्रेडिशन के ऊपर, रिचुअल्स के ऊपर कुछ रिलैक्सेशन देना पड़ता है। तो मैरिज इज वन ऑफ दैट काइंड ऑफ इश्यू। मैरिज को लेकर के कई तरह की जो रीजनल प्रैक्टिसेस होती हैं वो लॉ के अंदर जो है एक्सेप्टेबल होती है। तो ये सारी चीजें हैं। और कुछ? चलिए बाकी कल बात करते हैं फिर।